अच्छा, ब्रूनर की थ्योरी जो है वो तो एक्सप्लेन हो गई। नाउ बिहेवियरल थ्योरीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सब लोग ज्वाइन हो गए हैं? देखें, पिछले लेक्चर में अगर कोई ज्वाइन नहीं हो पाया था या कोई इशू था उसमें साउंड में या स्क्रीन विजिबिलिटी में कोई मसला था, तो डोंट वरी, मैं लेक्चर्स जो है वो आपको रिकॉर्डेड शक्ल में फिर दूंगा। आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। समटाइम्स इंटरनेट इशू होता है तो उसमें फिर अक्सर स्टूडेंट्स वो जो है ज्वाइन नहीं कर पाते। अभी सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? देखिए, मुझे एक दफ़ा बता दिया करें, क्योंकि मुझे यहाँ ये नहीं पता चल रहा होता कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपना जो है वो स्क्रीन नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए। चलें जी। अच्छा, बिहेवियरल थ्योरीज। अब देखें, अभी तक हमने जो थ्योरीज डिस्कस कर ली वो एक तरह से डेवलपमेंटल थ्योरीज थी। उसमें हम जो जो स्टेजेस वगैरह डिस्कस करते थे, आप लोगों ने नोट किया होगा कि उसमें हम ज़्यादातर जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते थे। लेकिन अब ये जो थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम ज़्यादातर जो है वो लर्निंग के ऊपर बात करेंगे कि ह्यूमन माइंड जो है वो किस तरह लर्निंग करता है, या बच्चे जो है वो किस तरीके से लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम बिहेवियरल थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। बिहेवियरल थ्योरीज जो है, इसका मेन फोकस क्या है? व्हाट लर्नर्स डू। ठीक है, द बिहेवियर्स वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर। बिहेवियर्स जो है उनका जो मेन बिलीव है वो क्या है? उनका मेन बिलीव ये है कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी शेप्ड, मॉडिफाइड एंड प्रिडिक्टेड थ्रू लर्निंग प्रिंसिपल्स सच एज कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट एंड मॉडलिंग। जो ह्यूमन माइंड जो है उसको हम जो शेप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है मेन क्रक्स है बिहेवियरिस्ट थ्योरीज का, या जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइवान पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अच्छा, मैं यहाँ पर उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता कि ये थ्योरी जो है ये कब आई थी, ये कहाँ से आई थी, कैसे जो है ये डिस्कवर हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ें ऐसी हैं जो आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। वो ज़्यादातर गाइड्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में वो डिस्कस हो चुकी है, इसके डेट्स वगैरह में, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो मेरे ख़्याल से एक तरह से ऐसी चीज़ है कि इस लेवल पर या इस स्टेज पर उन चीज़ों पर बात करना मेरे ख़्याल से वक्त को ज़ाया करना होता है, क्योंकि उसको तो हर बंदा पढ़ सकता है, समझ सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप ये कहेंगे कि सर एग्ज़ाम में वो डेट्स वगैरह भी पूछते हैं, या ये भी पूछते हैं कि ये फ़िलासफ़र या ये जो साइकोलॉजिस्ट था ये कहाँ से बिलोंग कर रहा था, तो उसके लिए मैं बता दूं कि वो सारी चीज़ें जो है वो गाइड्स में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कम्प्रहेंसिव तरीके से चीज़ों को बुक्स से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर मैं आपको एक उसकी जो क्रक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो आप लोगों को मैं देता हूँ, ताकि आप लोग जो है एक सेटिंग में बैठकर उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकें या बात कर सकें, आप लोगों को वो थ्योरीज जो हैं वो याद हों या समझ में आप लोगों को आती हों। बाकी जो डेट्स वगैरह हैं वो तो आप लोग ख़ुद भी किताबों वगैरह से पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ बुक्स भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन एज ए लेक्चर मैं समझता हूँ कि वो लेक्चर के उसमें इंक्लूड करना इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो आइवान पावलो की जो थ्योरी है, इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है वो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक है स्टिमुलस, दूसरा है रिस्पॉन्स। एसोसिएशन क्या चीज़ है? एसोसिएशन है लिंकिंग न्यूट्रल स्टिमुलस, लिंकिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अ नेचुरल या अनकंडीशनल स्टिमुलस, सो दैट द न्यूट्रल वन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस द सेम रिस्पॉन्स। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन थिंग विद अनदर इन द माइंड, इसको हम क्या कहते हैं? एक चीज़ को दूसरे के साथ कनेक्ट करना अपने माइंड में ही, उसको कहते हैं एसोसिएशन। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था
वो एक डॉग के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें होता क्या है कि डॉग जो है उसको जब फूड दिया जाता है, जब खाना दिया जाता है डॉग को, तो उसके सामने जब खाना लाया जाता है तो वो करता है, सेलिब्रेशन करता है, ठीक है। खाने को देखकर वो जो है वो सेलिब्रेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, खाना जो है वो एक अनकंडीशनड जो है या नेचुरल जो है स्टिमुलस है। जाहिर है खाना जो है, फूड जो है वो एक अनकंडीशनड या आप कह दें नेचुरल स्टिमुलस है। नेचुरल क्या है, स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस है। तो खाने को देखकर जो है एक अनकंडीशनड या नेचुरल रिस्पॉन्स भी जो है वो डॉग का आता ही है, ठीक है। ये तो सिंपल जाहिर सी बात है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल स्टिमुलस को सामने लाते हैं, एक न्यूट्रल स्टिमुलस को सामने लाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, वो बेल है। अगर आप बेल बजाएंगे तो क्या जो डॉग है वो सेलिब्रेशन करेगा? नहीं करेगा। बेल की वजह से जो है उसके मुंह में पानी नहीं आता डॉग के, क्योंकि वो फूड को उससे आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फूड प्लस बेल को जो है हम एसोसिएट करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। बेल बजाएंगे, उसके बाद जो है फूड सामने लाया जाएगा, तो क्या होगा, वो जो डॉग है वो सेलिब्रेट करेगा, उसके मुंह में पानी आएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हम इस जो है एक्सपेरिमेंट को जो है बार बार रिपीट करेंगे। तो जब रिपीट करेंगे तो क्या होगा, जो डॉग है उसके माइंड में ये आएगा कि जब भी बेल होता है तो फूड आता है, ठीक है। तो वो फूड और बेल को आपस में एसोसिएट कर लेगा उसका माइंड। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, हम फूड को सामने लाए बगैर जैसे ही बेल बजाते हैं तो डॉग जो है वो क्या करता है, सेलिब्रेशन कर लेता है। तो इसमें क्या हुआ, एसोसिएशन हो गई, ठीक है। जो बेल है अब वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, वो कंडीशनड स्टिमुलस का काम अभी वो कर रहा है, कंडीशनड स्टिमुलस का काम वो कर रहा है। उस कुत्ते की जो है कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि जैसे ही बेल जो है वो बजाया जाएगा तो वो ये सोचेगा कि अभी खाना जो है वो आने वाला है, तो वो सॉल्वेट करेगा। तो इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप कि थ्योरी में तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, एक्सपेरिमेंट तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस थ्योरी का, वो हमें ये समझना है। देखिए, हर थ्योरी जो है, थ्योरी को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, थ्योरी का एक जो है उसको अप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल होता है कि एजुकेशनल सेटिंग के अंदर जो थ्योरी है ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं दो तरीके की, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। एसोसिएशन, एक को मैं कहूँगा पॉजिटिव एसोसिएशन, और अच्छा, एक को मैं कहूँगा पॉजिटिव एसोसिएशन और दूसरे को मैं कहूँगा नेगेटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव एसोसिएशन क्या होता है, आप किसी ऐसी चीज़ से जो है बच्चों को एसोसिएट करते हैं क्लासरूम के अंदर कि वो एक पॉजिटिव चीज़ है। मिसाल के तौर पर स्माइल है, ग्रीटिंग है, या बच्चों को कोई रिवॉर्ड वगैरह देना है जिससे वो लेसन्स के लिए तैयार हो जाएं, या उनके माइंड में ये बात आ जाए कि जब भी टीचर हमें प्रेज़ करे, हमें ऐसी कोई ऐसी जेस्चर दे, तो उसका ये मतलब होगा कि हमें कोई रिवॉर्ड वगैरह जो है वो मिलने वाला है। उसके बजाय जो नेगेटिव एसोसिएशन है वो क्या है कि वो टीचर के जो है वो रवैये से या वॉइस से उसको डर लगना जो है वो शुरू हो जाए, तो वो एक तरीके से हम उसको नेगेटिवली कंडीशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई फ़न एक्टिविटी, हम ऐसी कोई एसोसिएशन कर लें कि हम उसको कहेंगे और स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आप जंपिंग कर लें, आप क्लैपिंग कर लें, और हम ये आदत बना लें कि जब भी क्लैपिंग हो तो उसके बाद जो है मैथ्स की क्लास जो है वो स्टार्ट हो।
तो ये उनको बच्चों को समझ आ जाएगी कि जब भी क्लैपिंग हम करते हैं उसके बाद जो है मैथमेटिक्स का क्लास हो वो शुरू होता है। तो ये एक तरीके से हम बच्चों की कंडीशनिंग कर रहे हैं और क्लास के अंदर इसी थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप अपने कॉमन सेंस के मुताबिक भी इसको कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह हम बच्चों की बिहेवियर जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं उनको डिफरेंट चीज़ों के लिए। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है बी एफ स्किनर की ऑपेरेंट कंडीशनिंग। ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही एक कंडीशनिंग थ्योरी है, लेकिन इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो क्या है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर ये थ्योरी जो है ये बेस्ड है। फिर मसला तो नहीं हुआ कोई? स्क्रीन फिर से गायब हो गई क्या? स्क्रीन फिर से गायब हो गई मेरे ख्याल से। आप काइंडली कोई मुझे बताएं कि स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? मेरे ख्याल से फिर से कोई मसला हो गया है। प्लीज़ मुझे एक दफ़ा बताएं स्क्रीन विजिबल है या नहीं। अच्छा, जो बी एफ स्किनर है, उसने उसकी जो थ्योरी है वो रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर जो है वो बेस्ड है। जो उसकी एक्सपेरिमेंट थी वो किस चीज़ के ऊपर थी जी? वो रेट्स के, एक चूहे के उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने जो है एक बॉक्स के अंदर, आप समझ लें एक तरह का बॉक्स था, उसके अंदर जो है वो एक चूहे को बंद कर लिया था और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो लीवर्स आप कहें वो लगे हुए थे या बटन्स वगैरह लगे हुए थे। तो एक बटन प्रेस करने से जो है वो चूहे को एक किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो मिलता था, और दूसरे किस्म का जो बटन था उसको प्रेस करने से जो है वो चूहे को खाना वगैरह वो मिल जाता था। तो इससे जो है आहिस्ता आहिस्ता चूहा वो ये सीखना शुरू हो गया कि मैं जब भी वो फ़लाँ किस्म का बटन जो है वो मैं प्रेस करता हूँ तो उससे मुझे शौक लगता है, और फ़लाँ किस्म का बटन जो है मैं प्रेस करता हूँ तो उससे मुझे खाना मिलता है। तो फिर चूहे ने ये सीख लिया कि वो कभी भी वो शौक वाले बटन को जो है वो प्रेस नहीं करता था, और हमेशा जो है वो खाने वाले बटन को वो प्रेस करता था। तो इसको हमने उसके चूहे के बिहेवियर को जो है वो शेप कर लिया, उसको कंडीशन कर लिया, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा इसमें भी कुछ है नहीं, ज़्यादातर चीज़ें बस ये दो कंसेप्ट आप समझ लें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि हम किसी स्टूडेंट का जो बिहेवियर है हम उसको कोई रिवॉर्ड दे दें, ठीक है। एडिंग समथिंग प्लेजेंट जो है उसको कुछ देना, स्टूडेंट्स को कुछ देना, ठीक है। उसको प्रेज़ करना, उसकी तारीफ़ कर देना, उसके लिए क्लैपिंग कर देना, या ऐसी कोई आप उसको कोई चीज़ देंगे तो उसके ज़रिए जो है उसकी कंडीशनिंग होती है, रीइंफोर्समेंट होती है। दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है रिमूविंग या रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस। मतलब ये है कि आपने किसी बच्चे ने टेस्ट के ज़रिए जो है अच्छे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, या किसी बच्चे ने मतलब ऐसी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आप क्या करें, आप कहें उसको कि आप जो है आज होमवर्क नहीं करेंगे, ठीक है। होमवर्क जो है ये एक तरीके से बच्चों के लिए अनप्लेजेंट होता है, तो आप उसको होमवर्क से मतलब उनको एक दिन की छुट्टी दे देंगे। तो ये एक तरीके से इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब कोई ऐसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस या कोई ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ जो है आप उनसे हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल जी, एजुकेशनल जो है उसके अंदर सेटिंग के अंदर इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम जो है बच्चों को प्रेज़ करें, उनको ग्रेड्स दें, ये जो हम मार्क्स देते हैं बच्चों को, ये भी क्या है, ये भी एक तरह से रीइंफोर्समेंट है। हम उसकी बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, एक तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है।
उनको सर्टिफिकेट्स देना, सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिशिएशन वगैरह देना, ये इस तरह ये सारी किस चीज़ के अंदर आती हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल सेटिंग के अंदर हम इसी तरीके से जो बच्चों की कंडीशनिंग है वो करते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है अल्बर्ट बेंडोरा, उसकी सोशल लर्निंग थ्योरी है अल्बर्ट बेंडोरा की। लर्निंग इज़ नॉट ओनली फॉर फ्रॉम डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट बट आल्सो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। इसमें सबसे पहले हम जो बेसिक बात है, जो ज़रूरी बात है, वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग की। ये कहता है कि बच्चे जो है ऑब्जर्व करते हैं और कॉपी करते हैं, सिंपल सी बात है। चिल्ड्रन लर्न बाय वाचिंग रोल मॉडल्स, वो अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं और जो काम जो है वो रोल मॉडल करते हैं, वही काम जो है वो बच्चे भी करते हैं। ठीक है, ये इसमें भी कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, कोई कम्प्लिकेशंस वगैरह तो इसमें है नहीं, बट आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि ये भी एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी है। अच्छा, इसमें इसकी जो एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस है वो क्या है? टीचर को जो है वो रोल मॉडल होना चाहिए, टीचर को रोल मॉडल होना चाहिए, और जो पीर लर्निंग है उसको इनकरेज करना चाहिए। मतलब बच्चों को जो है वो ग्रुप्स में बिठा देना चाहिए और उनको के ऐसे काबिल स्टूडेंट्स के साथ बिठा देना चाहिए जिनकी बिहेवियर से मुतासर होकर बच्चे जो है वो सीखते रहते हैं। तो ये दो तीन जो थी ये उसमें क्या थी हमारे पास। अच्छा, इसमें कुछ और थ्योरीज भी हैं जिसमें हम अगर कह दें, जे.बी. वाटसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जे.बी. वाटसन। उसकी कौन सी थ्योरी है? उसको हम कह सकते हैं इमोशनल कंडीशनिंग। अच्छा, जे.बी. वाटसन की क्या है? इमोशनल कंडीशनिंग थ्योरी है। उसमें वो भी आप लोगों को आई गेस के कहीं पढ़ाया तो था, जे.बी. वाटसन की थ्योरी को। उसमें क्या था? लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया था। एक बच्चा है छोटा सा, और उसको जो है वो एक चूहा दिखाते हैं, वाइट कलर का एक चूहा उसको दिखा देते हैं उस बच्चे को। ठीक है, जब भी वो बच्चा उस वाइट चूहे को टच करता है तो वो एक तरह से चीखें मारना शुरू कर देता है, नॉइस जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। खिलौना है ना, तो जैसे ही उसको टच करता है तो वो खिलौना जो है वो नॉइस क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो एक दो तीन दफ़ा तो है अल्बर्ट, जो छोटा अल्बर्ट है, जो बच्चा है, वो उस खिलौने को टच करता है और खिलौना जो है वो उसके लिए एक अनप्लेजेंट जो है वो स्टिमुलस क्रिएट करता है। तो उससे उस बच्चे के अंदर एक फियर, एक डर जो है वो बैठ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है? उस बच्चे की कंडीशनिंग हो जाती है, उसके अंदर जो है डर बैठ जाता है, और वो डर फिर सिर्फ उस स्पेसिफिक एक खिलौने के लिए नहीं रहता, बल्कि वो जब भी किसी सफ़ेद छोटी चीज़ को देखता है उसके अंदर वो डर जो है वो आता रहता है। ठीक है, ये उसको हम कहते हैं इमोशनल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, एक और भी है एडवर्ड थॉर्नडाइक, उसका भी आप लोगों ने एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये भी शायद हम एक दफ़ा कर तो चुके थे। एडवर्ड थॉर्नडाइक, उसकी थ्योरी को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी वो कहते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। उसने भी जो है बॉक्स के अंदर कुछ कैट्स को जो है बॉक्स के अंदर कैट्स को डाला हुआ था, और उसके अंदर काफ़ी सारी जो आप समझ लें कि लीवर्स लगी हुई थी या बटन्स जो है वो लगे हुए थे। तो कैट जो है वो रैंडमली बटन्स को जो है वो दबाता रहता है। उसमें रैंडमली एक बटन ऐसा होता है जिसके दबाने से जो है वो बॉक्स का दरवाज़ा वो खुल जाता है और वो कैट जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, वो कैट जो होता है वो बटन्स को जो है वो दबाता रहता है, और कोई एक बटन उसमें ऐसा होता है जिससे वो बॉक्स जो है वो खुल जाता है और वो कैट बाहर आ जाता है। तो फिर उसमें होता क्या है कि कैट एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बाहर आने में, फिर दूसरी दफ़ा उससे कम, फिर तीसरी दफ़ा उससे कम, फिर चौथी दफ़ा उससे कम, और आखिर में कैट को जो है एग्जैक्टली वो बटन जो है वो याद हो जाता है कि कौन सा बटन दबा के मैंने बाहर जो है जाना है। तो ये सारी थ्योरीज ये किस चीज़ की थी जी? ये बिहेवियरिस्ट थी, ये बिहेवियरिस्ट थ्योरीज थी, ये हमारे बिहेवियर को जो है वो कंडीशन करती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और स्टूडेंट जो है वो
जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट जो है वो जुड़ना चाहता है। लेट्स टेक इट इनटू द क्लास। अच्छा, मैं इसीलिए कहता हूँ क्लास को जो है वो स्टार्ट में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बाद में क्लास में थोड़ी सी डिस्रप्शन भी होती है। अच्छा, तो बिहेवियरिस्ट के बाद हम कौन सी थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं? ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट भी कह लें, या जो है आप ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग भी कह दें। अच्छा, ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरीज हैं उसका जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है? ऑन द होल पर्सन। उसका जो फोकस है वो पूरा जो शख्स है, पूरी पर्सनालिटी है, उसके ऊपर है। ठीक है। ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि इंसान जो है वो सारी चीज़ों का एक मजमुआ है, सारी चीज़ें उसके साथ हैं और कोई भी थ्योरी अकेले में काम नहीं करती। हमने इंसान की सारी नीड्स को, उसकी डिग्निटी, उसके ग्रोथ, उसके पोटेंशियल फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट जो है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। इंसान के नीड्स को देखकर जो है हमें उसके लिए जो एजुकेशनल सेटअप है वो करना चाहिए, उसके लिए लेसन्स वगैरह जो है वो तैयार करने चाहिए। तो ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो हैं इनका बेसिक क्रक्स यही चीज़ है। ठीक है। इसमें जो सबसे फेमस है, अच्छा मैं इसको क्लास में शामिल कर लेता हूँ, मैं स्टूडेंट को। चलें, जो इसमें सबसे फेमस है वो है अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स वाली जो थ्योरी है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में आता भी रहता है। इसका जो मेन क्रक्स है इसकी आइडिया का, इसकी थ्योरी का, वो क्या है? मेन आइडिया जो इसका है वो क्या है? वो ये है कि ह्यूमन मोटिवेशन जो है, देखिए इंसान चीज़ों को सीखता है ना, तो उस सीखने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आती है, मतलब वो क्यों किसी चीज़ को सीखेगा? क्लियर है? तो वो कहता है कि ह्यूमन मोटिवेशन जो है फॉर लर्निंग वो क्या है? वो उसके अपने नीड्स हैं, उसके अपने कुछ नीड्स हैं। उन ही नीड्स को जो है उसने क्या किया है, अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्किकल आर्डर दिया हुआ है। एक आप कह दें कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिस तरह हम करते हैं, इसी तरह एक आर्डर में दिया हुआ है ह्यूमन नीड्स को। उसने एक पिरामिड बनाया है इस किस्म, इस शक्ल का, ऐसा। और वो कहता है कि सबसे पहले वो क्या होता है, इंसान के फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं। इंसान के सबसे पहले क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं। मतलब इंसान को सबसे पहले फूड चाहिए, वाटर चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए। ठीक है। ये उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं। अगर कोई शख्स, उसके पेट में खाना ही नहीं होगा, उसके सर पर छत ही नहीं होगा, उसके बदन पर कपड़ा ही नहीं होगा, तो वो एजुकेशन के लिए तो वो जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले इंसान के कौन से नीड्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब ये नीड्स उसके पूरे हो जाएं तो दूसरा फिर स्टेज आता है सेफ्टी नीड्स का। दूसरा स्टेज फिर किसका आता है? सेफ्टी का। ठीक है। पहला किसका होता है? फिजियोलॉजिकल का। ठीक है। सेफ्टी नीड्स में क्या चीज़ें आती है? उसकी सिक्योरिटी आती है, उसकी स्टेबिलिटी आती है, उसका जो प्रोटेक्शन है वो आता है। उस जब वो प्रोटेक्ट होगा, वो स्टेबल होगा, वो सेफ होगा, तो उसके बाद जो है वो लर्निंग की तरफ जाएगा। अगर वो कोई शख्स जो है वो सेफ ही फील नहीं करेगा, वो प्रोटेक्टेड ही फील नहीं करेगा, तो वो लर्निंग की तरफ जो है ज़ाहिर है फिर जाएगा ही नहीं। तो दूसरे नंबर पर उसके कौन से नीड्स पूरे होने चाहिए? सेफ्टी के नीड्स जो है वो पूरे होने चाहिए। अच्छा, थर्ड जो है क्या? रिलेशनशिप्स जो उसके नीड्स हैं, जो लव है या बिलोंगिंगनेस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है या लव जो है, बिलोंगिंगनेस या लव, ये उसके नीड्स जो हैं ये पूरे होने चाहिए। देखें, अगर कोई शख्स जो है वो एजुकेशन की तरफ नहीं भी आता, तब भी अगर हम इंसान की ज़रूरियात को देखें तो ये जो लॉ ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स जो है अब्राहम मैस्लो की, हम इंसान जो है आम ज़िंदगी में भी अपने नीड्स को इसी हिसाब से पूरे कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? रोटी कपड़ा मकान ही है। ज़ाहिर है वो सेफ्टी की तरफ, लव, बिलोंगिंगनेस या स्टीम की तरफ नहीं जाएंगे। पहले वो किस चीज़ की तरफ जाएंगे? रोटी कपड़ा मकान की तरफ ही जाएंगे। उसके बाद जब उनको ये सारी चीज़ें मुयस्सर हो जाएंगी तो उसके बाद वो जाएंगे सेफ्टी नीड्स की तरफ, और उसके बाद बिलोंगिंगनेस, और इसी तरह वो ऊपर की तरफ अपने नीड्स को लेकर जाएंगे।
अच्छा ठीक है, फोर्थ जो है किस चीज़ के नीड्स हैं? स्टीम नीड्स आप इसको बोलें, स्टीम नीड्स। फोर्थ स्टेज जो है वो स्टीम का है, ठीक है। स्टीम, स्टीम किस चीज़ को कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हम कुछ अचीव करें अपनी ज़िंदगी में, हम जो जो कुछ हमने किया है उसको रिकग्निशन मिले, लोग जो हैं मुझे माने, इसको कहते हैं स्टीम नीड्स, ठीक है। इंसान को लव, बिलोंगिंगनेस और उसके जो सोशल एस्पेक्ट है वो जब पूरा हो जाए तो उसके बाद वो सोचता है कि अब मुझे लोग जो हैं वो माने और लोग जो है मेरी तारीफ़ करें, मेरी प्रेज़ करें, मुझे रिस्पेक्ट दें, ठीक है। जब स्टीम नीड्स भी उसके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो है टॉप पर सबसे पहले वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ फिर वो जाता है, जैसे हम आप ये कह दें कि ये फिर वो फ़िलोसफ़र किस्म की जो फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ है उसमें फिर वो पड़ जाता है। पुख्तू के मंगवाई उची माड़ा खेटा पारसी हुई का ना। तो जब ये सारी चीज़ें उसकी जो जितनी भी नीड्स हैं ये सारी पूरी हो जाएं तो लास्ट में वो फिर जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। अच्छा, अब्राहम मैस्लो की जो ला हायरार्की ऑफ नीड्स है वो एजुकेशनल उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एजुकेशनल सेटअप के अंदर किस तरह वो हमारी हेल्प करती हैं या किस तरह यूज़ होती हैं। तो ज़ाहिरी सिंपल सी बात है, कोई बच्चा, कोई लर्नर, कोई शख्स जो है वो मुझसे कुछ सीख रहा है तो मैं देखूंगा कि उसके पेट में रोटी है कि नहीं है, उसने कुछ खाना खाना वगैरह खाया है या नहीं खाया, उसके सेफ्टी के नीड्स वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, वो क्लास के अंदर कोई उसको तंग तो नहीं कर रहा, वो अनसेफ तो नहीं फील कर रहा, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको है कि नहीं है। आप देखते हैं कि कोई बच्चा जो है वो आपके क्लास में बैठा हुआ है लेकिन वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो वो अपने आप को जो है एलियन तो महसूस नहीं कर रहा यहाँ पर, वो अपने आप को जो है स्ट्रेंजर तो महसूस नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें उसके जो नीड्स हैं वो पूरे होंगे तब ही वो अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, अदरवाइज़ उसके माइंड में ये चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। बस यही जो है इसका जो क्रक्स है वो यही है। आपके क्लास में कोई बच्चा है उसको नींद आ रही है, या आपके क्लास में कोई बच्चा है उसको वॉशरूम जाना है और आप उसको जो है मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो वो जाहिर है उसको वो इंटरेस्ट ही नहीं उसका बिल्ड हो रहा ना। अच्छा, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रोजर की, कार्ल रोजर की जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये भी सेम ही है उसका जो क्या कहते हैं उसके हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो की उसी तरह ही है। ये भी कहता है कि हमारी जितनी भी जो लर्निंग है, ठीक है, या जितने भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। बस इसकी जो थ्योरी है वो उसका क्रक्स ही यही है कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि जो है जो टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। आप देखें कि हमारी क्लासेस में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सारी चीज़ें टीचर सेंटर्ड होती हैं। हम क्लासरूम को ऐसे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं कि टीचर के लिए चीज़ें आसान हों, लेकिन कार्ल रोजर जो है वो कहता है कि नहीं, हमने क्लासरूम को ऐसे डिज़ाइन करना होगा कि स्टूडेंट के लिए जो है वो चीज़ें आसान हो, हमने लर्निंग जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। इसका जो बेसिक क्रक्स है वो यही कहता है कि हर स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर एक पैदाइशी तौर पर लर्निंग की एक ड्राइव होती है। हर बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और जो है आगे बढ़ना चाहिए। हमारा काम क्या है, हमने ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके। यही इसकी थ्योरी का क्रक्स है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, या आप कह दें इसके प्रिंसिपल्स आप इसको कह दें, कि ये चाहता है कि जो टीचर जो है उसके अंदर एम्पैथी हो, वो अपने लर्नर्स की, अपने स्टूडेंट्स की जो फीलिंग्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स हैं उसको समझें, उनके अंदर हमदर्दी का जो है एक जज्बा हो। दूसरा क्या है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, टीचर क्या होगा, वो स्टूडेंट्स को जो है वैल्यू करेगा, स्टूडेंट्स की जो है एक तरीके से आप कहें कि उनको जगह देगा, उनको गले लगाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो है वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो टीचर जो है वो क्या करें, उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करें, नहीं, बल्कि हमने सब स्टूडेंट्स को जो है एक वैल्यू देना होता है, बजाय इसके कि जो है हम उसको बहुत ज़्यादा वो स्कोल्ड वगैरह करें। अच्छा, थर्ड जो है वो ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी किस लिहाज से ऑथेंटिसिटी,
टीचर का जो रवैया है वो जेन्युइन होना चाहिए और टीचर की जो इंटरेक्शन है बिटवीन द स्टूडेंट्स वो ऑनेस्ट होना चाहिए। मतलब वो जो है एक तरह से नेपोटिज्म वगैरह अपने स्टूडेंट्स के बीच में नहीं करेगा। इससे आप देखें ये जितनी भी जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं इसको अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें सारे बच्चे जो हैं वो सेफ़ होंगे और सब जो है वो उनके लिए लर्निंग जो है वो आसान होगा। अच्छा जो लास्ट आप इसको कह दें इसका इसका पार्ट भी कह दें प्रिंसिपल्स का पार्ट भी कहते हैं जो है हम अगर इस सब को सम अप करें तो इसका फिर मतलब ये है कि एक रिज़ल्ट जो है वो आएगा कि फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। अब इसको इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं या इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर भी लिख लें, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग को फैसिलिटेट करना। ज़ाहिर है इन सारे पॉइंट्स का मकसद यही है कि लर्निंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो। एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस इसकी क्या है, एजुकेशनल सेटअप में हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जब हम अप्लाई करेंगे तो एक सपोर्टिव एक नॉन जजमेंटल क्लासरूम जो है वो क्रिएट होगा और उसमें बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है या जो लास्ट हमने थ्योरीज़ वगैरह जो है वो डिस्कस करनी है वो क्या है, इकोलॉजिकल या कंटेक्सचुअल जो थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जी। यूरी ब्रोनफिन ब्रेनर उसने जो है क्या किया है, वो कहता है कि डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब आप देखें ये नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इकोलॉजिकल कॉन्टेक्सचुअल थ्योरीज़ हैं। तो ये कहते हैं कि एक चाइल्ड जो है वो उसकी ग्रोथ होती है इन अ वेब ऑफ रिलेशनशिप, वो एक सोसाइटी में रहता है, वो एक कल्चर के बीच में रहता है। तो ज़ाहिर है उस बच्चे की जब वो किसी कल्चर में रहता है तो वो कल्चर वो सोसाइटी उसके लर्निंग के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट जो है डालती हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसने उस एनवायरनमेंट को, जिस एनवायरनमेंट ये में या जिस इकोलॉजी के अंदर वो रहता है, उसको मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर इसने डिवाइड किया है। 5 वो स्टेजेस हैं इसकी, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा आप ये समझें कि ये जितने भी स्टेजेस हैं, एक बच्चा है वो इसके सेंटर में है, ठीक है, इस सिस्टम के इकोसिस्टम के इसके सेंटर में है, एक सेंटर और सर्कुलर शक्ल में ये सारी जो हैं इसके इर्द गिर्द वो एनवायरनमेंट वो बना हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो माइक्रो सिस्टम है। माइक्रो सिस्टम में क्या आता है, इमीडिएट एनवायरनमेंट जो बच्चे का होता है, मतलब उसकी फैमिली होती है, उसके स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह या उसका जो नेबरहुड है, वो सारी जो है वो क्या है, उसका माइक्रो सिस्टम है, डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है उस बच्चे के साथ। तो जाहिर है जब वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है तो डायरेक्टली उसके लर्निंग के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट भी वो डालते हैं। दूसरा क्या है, मीजो सिस्टम जो है दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स। कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम किस तरह, अब देखें एक बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल के टीचर्स के साथ मिलते हैं या किस तरीके से उनकी जो है वो एक दूसरे के अंदर कम्युनिकेशन है, तो उस कम्युनिकेशन को जो है वो क्या कहते हैं, मीजो सिस्टम। रिलेशन बिटवीन माइक्रो सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर आपस की जो कम्युनिकेशन है उसको क्या बोलते हैं, मीजो सिस्टम। अच्छा फिर है एक्सोसिस्टम क्या होता है, एक्सोसिस्टम ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप इसको समझें कि इनडायरेक्ट, देखें ये दोनों जी ये दोनों जो है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्या है, ये वाला जो है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, एक्सोसिस्टम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। देखिए एक पेरेंट है वो जो है काम से थका हुआ आया है और वो जब घर आता है तो जाहिर है वो फिर क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर वो जो काम की थकावट है वो बच्चों के ऊपर फिर एक ना एक तरीके से जो है वो असरअंदाज हो रही होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सोसिस्टम। या आप एक और भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जो मीडिया है, जो हमारे बच्चे हैं वो एक्सपोजर उनका मीडिया की तरफ तो होता ही है, सोशल मीडिया की तरफ उनका एक्सपोजर होता है, तो वो बच्चों की जो लर्निंग है वो इसको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दे सकता हूँ तो आजकल बच्चे जो है वो शाहिद अनवर को बहुत ज़्यादा देखते हैं फेसबुक के ऊपर,
और उसकी जो बातें हैं वो बच्चों को आपने देखा ही होगा, किस तरीके से बच्चों की मेंटालिटी को वो जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्रो सिस्टम की अगर बात करें तो मैक्रो सिस्टम दैट इज़ द ब्रॉडर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या ट्रेडिशंस या लॉज, वैल्यूज़, रिलीजन, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप मैक्रो सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं कि वो किस तरह बच्चे की जो है वो लर्निंग को जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो सोसाइटी जो है या जो हमारा कल्चर है उनका रवैया किस तरह है एजुकेशन की तरफ, ठीक है। मैं आपको इसकी अगर एग्जांपल दूं तो आजकल लोग जो है वो एजुकेशन की बजाय दुबई जाकर गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो एजुकेशन को, अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू नहीं करती, बल्कि वो पैसे को वैल्यू करती है, ठीक है। तो वो जो है एक तरह से बच्चों की जो है एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। क्रोनो सिस्टम जो सबसे लास्ट वाला है वो डायमेंशंस ऑफ टाइम, लाइफ ट्रांजिशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, पूरी दुनिया जो है वो किस तरह एक बच्चे की जो है वो एजुकेशन को या उसके लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसके आप एग्जांपल लें कि कोविड-19 जब आया था तो उसने बच्चों की जो लर्निंग थी उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया था। तो इसने ये जो है स्टेप्स बनाए हैं, एक ऑर्डर बनाया है कि किस तरीके से बच्चों की जो है वो जो उसका बच्चों का जो एनवायरनमेंट है या जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बच्चे रहते हैं वो किस तरीके से बच्चों की माइंडसेट पर या उनकी एजुकेशनल या एकेडमिक परफॉर्मेंस पर वो इन्फ्लुएंस होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हम एक ही पॉइंट में सम अप कर सकते हैं कि किसी भी टीचर को ये चाहिए कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो सबसे पहले वो बच्चे की कॉन्टेक्स्ट को देखें, किस फैमिली से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस कल्चर, किस रिलीजन से आ रहा है। ये सारी चीज़ें बच्चे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमें पता हो तो उनको समझाना जो है फिर वो आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा है आपके क्लास में, वो लेज़ी है, वो काम जो है सही तरीके से नहीं कर रहा, तो हमें ये बजाय इसके कि हम बच्चे को जो है वो डांटें, उसको मारें, हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाने की ज़रूरत है कि हम ये समझें कि क्या वो जो है घर से खाना खा कर आया है, उसकी जो है वो नींद पूरी है, क्या उसके घर में जो है पेरेंट्स के बीच में कोई इशू तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उसकी लर्निंग को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो कोलबर्ग की थ्योरी है, लॉरेंस कोलबर्ग, इसको हम कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या है, इसने इसको 6 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया है। ये कहता है कि बच्चे के अंदर जो मोरालिटी होती है वो बढ़ती है स्टेजेस में, और उसके 6 जो है स्टेजेस हैं, ठीक है। बच्चे का जो राइट और रॉन्ग का तसव्वुर है वो जो है 6 स्टेजेस से वो गुज़रता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये फर्स्ट स्टेज है। इसके 3 स्टेजेस हैं, आप 3 लेवल हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 लेवल हैं। और फिर हर लेवल के अंदर जो है क्या है, 2-2 स्टेजेस हैं, उसके अंदर स्टेजेस हैं, ठीक है। आई थिंक स्क्रीन जो है वो फिर से उड़ गई है, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं होगी शायद। इस टाइम इंटरनेट में थोड़ा सा इशू होता है। प्लीज़ एक दफ़ा माइक ऑन करके मुझे बताएं स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। अच्छा, तो जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसके अंदर हमारे पास 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो है वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का है। बच्चे क्यों ओबीडियंट होते हैं, इसलिए ओबीडियंट होते हैं कि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सकें, ठीक है। वो गलत काम नहीं करेंगे ताकि उनको जो है वो पनिशमेंट ना मिले। ये एक स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट का। उनके अंदर मॉरलिटी क्यों आती है, क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है सेल्फ इंटरेस्ट का। सेल्फ इंटरेस्ट की जो मोरालिटी की अगर हम बात करें तो दूसरा स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, आई विल डू व्हाट बेनिफिट्स मी, मैं वही काम करूँगा जो मुझे फ़ायदा देता है, ठीक है।
तो आप देखें कि उनकी यही अखलाकियात है, यही उसका जो है वो मॉरल है सेकंड स्टेज में, कि वो कहता है कि अच्छा ये जो स्टेजेस है ना, ये एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। ये एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मतलब इतने एज में ये उसकी थिंकिंग होगी, इतने एज में ये थिंकिंग होगी, बल्कि इसकी जो है वो अपनी जो थिंकिंग के लिहाज से या उसकी कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, जिस कल्चर में वो रहता है उस कल्चर की अगर बात करें, तो उस हिसाब से उसकी जो है मॉरलिटी के स्टैंडर्ड जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास लेवल है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल लेवल में फिर दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का या सोशल अप्रूवल का। ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे अप्रूवल चाहिए। ठीक है, कि लोग कहें कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है या ये एक अच्छा दोस्त है। वो लोगों से जो है अप्रूवल चाहता है, सोशल अप्रूवल चाहता है। ठीक है, ये उसकी मॉरलिटी मतलब है कि वो एक अच्छा काम इसलिए कर रहा है ताकि लोग उसको अच्छा कहें। इसको हम क्या कहेंगे, सोशल अप्रूवल या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का। ठीक है। जो फोर्थ स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर का, अच्छा, वो कहता है कि इस स्टेज में वो क्या कहता है कि रूल्स एंड लॉज मस्ट बी फॉलोड टू मेंटेन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को के निज़ाम को मेंटेन रखने के लिए हमें रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। वो कहता है हमें कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए और फिर उन रूल्स को जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी जो है वो एक कैओस की तरफ ना बढ़े, बल्कि उसके अंदर एक ऑर्डर जो हो। जो थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, उसके अंदर वो क्या है, अगेन दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज को हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं लिखना शायद भूल गया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये फिफ्थ स्टेज है। और जो सिक्स स्टेज है फिर वो यूनिवर्सल एथिक्स का है, ये तो लिखा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो कहे कि रूल्स कैन बी चेंज्ड फॉर ग्रेटर गुड। वो कहता है कि जो रूल्स बने हैं, जो फोर्थ स्टेज में हमने रूल बनाए थे सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो कहता है कि अगर कोई रूल्स ऐसे बने हुए हैं जो सोसाइटी को अभी फ़ायदा नहीं दे रहे, तो हमें चाहिए कि हम वो रूल्स चेंज करें ताकि नए रूल्स बने और सब लोगों का भला हो, सब लोगों को फ़ायदा हो। तो ये भी मोरालिटी का एक स्टेज है। सबसे लास्ट जो स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिक्स का, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स का। वो कहता है कि आई विल फॉलो जस्टिस, इक्वलिटी या ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली। जो यूनिवर्सल रूल्स हैं एथिकल्स के, मतलब वो कहता है कि मैं इंसानियत पसंद आदमी हूँ, मतलब मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा या उसकी जो इस ऐसी थ्योरी जो है उसको प्रमोट करूँगा। तो यही था हमारा आज का जो सेशन। एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस इसकी क्या है? एजुकेशनल सेटिंग के अंदर हम जो है किसी सोसाइटी की वैल्यूज़ को, उसके एथिक्स या क्रिटिकल थिंकिंग को जो है बच्चों को उसके समझेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है एजुकेशनल सेटिंग के अंदर, हमने बच्चों को जो है मॉरल डिलेमास देने हैं। कोई ऐसी हमने उनको बातें देनी है, कोई ऐसे हमने उनको जो है वो चीज़ें देनी है जिसके ज़रिए उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बिल्ड हो सके। मिसाल के तौर पर हम अगर बच्चों के सामने ये पॉइंट रख दें कि क्या किसी शख्स को जो है मेडिसिन चोरी करने चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की या अपनी बीवी की जो है वो इलाज कर सकें, तो देखें चोरी जो है ये बज़ाते ख़ुद एक गलत काम है। ठीक है। लेकिन वहाँ पर उसको जो है अपनी बीवी को बचाना है या बच्चे को बचाना है, तो उसकी ज़रूरत भी है। तो आप देखें ये एक डिलेमा जो है वो बन गया, पैराडॉक्स बन गया। तो इससे बच्चों का क्या होगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होगी। ठीक है। तो आज हमने जो है डिटेल में जो डेवलपमेंटल थ्योरीज़ थी या लर्निंग की जो थ्योरीज़ थी वो हमने पूरे डिटेल में डिस्कस कर ली। पूरा 2 घंटे का हमारा जो है वो सेशन इस चीज़ के ऊपर हो गया। फिर भी इसके अंदर जितनी भी अगर कोई पॉइंट्स वगैरह रहती हैं या आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को कोई इशू आता है, तो आप बेशक इसमें पूछ सकते हैं। और अभी तक हमने इतना कुछ तो डिस्कस कर ही लिया कि मैं अब आप लोगों के साथ कुछ MCQs या कोई बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकेंगे MCQs की। और बुक्स वगैरह अगर आप लोग चाहते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज वो बुक्स भी शेयर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो आज के लेक्चर के हवाले से या जनरली जो है प्रिपरेशन के हवाले से कुछ भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो सेशन है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस आपने लेनी है
तो काइंडली एक दफ़ा मुझे उसका भी बता दें कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी हम ऑनलाइन जो है अरेंज कर सकते हैं। चलें, आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल।